Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and IIT JEE examination. So आज की इस वीडियो हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो क्लास 12 का एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, बट इसका वेटेज भी 3-4 नंबर के आसपास आता है, तो एक तरह से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में 75% के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रखी है, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज और वो सब, और 25% के आसपास इसमें रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन के ये कैसे होता है, बट वो डेरिवेशन भी रिड्यूस कर दिया गया है, तो अब तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज दैट करंट which comes into existence whenever the electric field and hence the electric flux changes with the time। जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा या फिर साथ साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो या फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले सकते हो। दोनों ही कंडीशन में अगर कोई भी चीज चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पे एक सर्टेन करंट आता है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं आई सफिक्स में डी लगा के, और इसका फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। आप चाहे तो आप यहाँ पे फाई की जगह पे फॉर्मूला भी रख सकते हैं। वी नो दैट ना कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट एरिया डी ई बाई डी टी। तो ये और ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के हैं। चलो, अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है, एक्चुअल में इसकी जरूरत पड़ती है इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी एक्चुअल में नीड वहां पे पड़ी कि मैक्सवेल ने बताया कि एम्पियर की जो सर्किटल लॉ इक्वेशन है, लाइक इंटीग्रेशन क्लोज लूप के लिए बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमेशा समीशन ऑफ टोटल करंट और परमिएबिलिटी के मल्टीपल के बराबर होता है। लेकिन मैक्सवेल ने इन 1864 मैक्सवेल शोड दैट द एम्पियर्स लॉ इज लॉजिकली इनकंसिस्टेंट। उसने बोला कि ये लॉ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर मानो कि हमने एक सर्किट में कैपेसिटेंस जोड़ दिया, तो कैपेसिटेंस तो एक ओपन सर्किट जैसा काम कर रहा है, क्योंकि कनेक्शन तो होता ही नहीं कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो मैक्सवेल ने बोला 1864 में बोला था कि एम्पियर्स लॉ जो है वो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। ये कैपेसिटर वगैरह के लिए ये लॉ लग ही नहीं सकता, कैसे लगेगा, अगर लग गया तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह रही है। सो मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट मस्ट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। वो कहता है कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए, जो मस्ट इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। बात समझ में आ रही है? वो कहना ये चाह रहा है कि कैपेसिटर की कंडीशन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो कैपेसिटर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जहां पर एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो करंट यहां से यहां कैसे गया, और बाय द वे ये क्लोज लूप कैसे हुआ। ठीक है, तो क्लोज लूप किस तरह से बन गया, तो उसके अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंसी आ जाती है एम्पियर्स लॉ में कि लाइन इंटीग्रल जो होगा अब क्लोज होना चाहिए, बट यहाँ पे तो क्लोज है ही नहीं। तो उसलिए उसने बताया कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट होता है, और उसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ना इसको डिराइव कैसे करा, चलो अपन देखते हैं। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंगल प्लेट चार्ज शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बट एक प्लेट नहीं होती, कैपेसिटर में होती है दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट वी आल्सो नो दैट कि सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट तो हमारा ऐसा कैसा है ही। अब देखो, ये जो डिनोमिनेटर में एरिया है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ई ए किसके बराबर है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। डन यहां तक। और हम यहाँ पे ई ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, फ्लक्स रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वहां पे पुट कर सकते हैं। तो फाई इक्वल्स टू क्या है, फाई इक्वल्स टू क्या है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अब देखो, तुम्हें बताया कि चेंज इन अ फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स जो है वो होता है डी फाई अपॉन डी टी। इफ वी पुट डी फाई अपॉन डी टी, तो वहां पे हमारे पास में जो ये फाई का फॉर्मूला आया इसको हम कहा पुट करेंगे, फाई की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन। अब तुम्हें पता है कि अगर बार बार चेंज इन अ फ्लक्स हो रहा है तो चेंज इन अ चार्ज भी होगा, तो वहां पे जो चेंज इन अ चार्ज है उसके लिए हम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर की तरफ निकाल देंगे, बिकॉज वी नो दैट कि परमिटिविटी जो है कांस्टेंट टर्म है, तो डिनोमिनेटर में ये तो डी बाई डी टी से बाहर आ गई।
अब यहाँ पे बच रहा क्या है ब्रैकेट में, 1/ε0 चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dt से। मैं इसको करके बताता हूँ सिंपल से पेज पे, एड अ पेज, ठीक है। देखो तो हमारे पास में क्या दे रखा है, फाई का फॉर्मूला दे रखा है, सिग्मा फाई का फॉर्मूला दे रखा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में फाई की जगह पे आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, डी बाय डी डी क्यू बाय डी टी बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना डी क्यू बाय, सॉरी, डी फाई बाय डी टी को हम लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी, राइट। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट होता है, और यही जो करंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो इस तरह से उसने क्या करा कि एक नया करंट बता दिया कि ये करंट भी हमारे साथ में लगेगा सर्किट में, तब है ना हमारा एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो कंप्लीटली फॉलो होगा, ठीक है। तो यहां से उसने डिराइव कर दिया डी, यहां से उसने ये पूरा टर्म डिराइव कर दिया है, और यही जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किट लॉ। तो उसने बोला कि यहाँ पे ना करंट ये वाला भी ऐड करोगे तो एम्पियर सर्किट लॉ प्रॉपर सही है तब। तो टोटल करंट को हम लिख सकते हैं, जो कन्वेंशनल करंट आईसी था उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट को जोड़ दो, तो टोटल करंट जो आएगा ये आप अगर एम्पियर सर्किट लॉ में यूज कर रहे हो तो वो वैलिड है। तो अब नई मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ क्या बन जाती है, बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो आप करंट की जगह पे आप ये यूज करो, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारे एम्पियर ने, सॉरी मैक्सवेल ने एम्पियर की करेक्शन को बताया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एक्चुअल में होता क्या है ये। तो पहली प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स बार बार बदल रहे होंगे। अनलाइक कंडक्शन करंट इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर अ स्टडी कंडीशन। मतलब कि कोई कांस्टेंट टर्म में, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नहीं आता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी तो इसकी हो गई। सेकेंड, इट इज नॉट अ करंट, पहली बात ये करंट नहीं होता है। इट ओनली एड्स टू द करंट डेंसिटी इन एम्पियर सर्किट लॉ। ये मॉडिफाई करने के लिए काम में आता है, एक सिंगल सी फिजिकल क्वांटिटी टर्म है, इसको एक्चुअल करंट हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, मतलब कि थर्ड प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट is equals to the rate of displacement of a charge from one capacitor plate to the other। इसका जो मैग्नीट्यूड है हम उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, किस तरह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। कंडक्शन करंट के साथ में ये ऐड होके ही एम्पियर्स लॉ की कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि ये बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई जो कंडीशन है उसमें अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करोगे तो ही हमारी एम्पियर्स लॉ क्या है, वैलिड है। और बाय द वे ये सही बात है, मैक्सवेल ने एकदम सही रिलेशन दिया है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट की हमारे पास में प्रॉपर्टीज हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारे पास में फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया, और अब हमारे पास में जो आ रहा है वो है मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी, और उन 4 इक्वेशन के अंदर, इन मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर 4 के 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे इन चारों इक्वेशन में ही समाहित है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। तो बता देता हूं मैं कि 4 इक्वेशंस मैक्सवेल ने जो दी उनके अंदर तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह जितना भी कुछ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट प्लस मैग्नेटिज्म बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट वो इन 4 इक्वेशन में है। और इन 4 इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्क्राइब्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब्ड है। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, कुछ इक्वेशंस उसने पिक करी है, कुछ इक्वेशन उसने खुद दी है। देखो पहली इक्वेशन उसने पिक करी, उसका नाम है गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चैप्टर 1 में पढ़ते हैं हम। वहां पे कहता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल जो है क्लोज लूप के लिए, क्लोज सरफेस एरिया के लिए, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। गाउस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, एक पहला उसने ये चूज किया। सेकंड, गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म उसने चूज किया कि एरिया इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है, जो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसकी वीडियो भी आप देख लेना। अब
थर्ड वाला उसने बताया फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे ने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके अकॉर्डिंग उसने वहां से वो पिक कर ली। तो तीन इक्वेशन तो इसने बाहर से ली। गाउस लॉ लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लिया चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो उसने डिस्क्राइब करा, कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसमें लेंज लॉ भी आ गया, इसमें फेराडेज लॉ भी आ गया, सब उसने वहां पे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, आप फाई की जगह पे क्या रख सकते हो, बीडीएस। ठीक है, तो ये इक्वेशन उसने फेराडेज लॉ मैग्नेटिज्म से, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से दी है। और चौथी कहीं जाके उसकी इक्वेशन आई है कि मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ को जब उसने मॉडिफाई करा कि कंडक्शन के साथ में डिस्प्लेसमेंट को ऐड करो तब जाके हमारा एम्पियर्स लॉ वैलिड होगा, तो ये इक्वेशन इसकी है। बाकी तीन इसने है ना कहीं से पिक करी है, तो खुद का कुछ भी इसमें नहीं है तीन में। बाकी चौथी इक्वेशन इस मैक्सवेल की खुद की है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। फिर अब आता है हमारे पास में 25% कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन, उनके इक्वेशंस और वो सब आएंगे। चलो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज एंड विच प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जो रेडिएट होती है, रेडिएट मतलब जनरेट होती है, बनती है बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज एंड विच प्रोपोगेट्स थ्रू द स्पेस। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से बनती है और स्पेस में वो क्या होती है, मूव करती है। स्पेस तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, या फिर कुछ मीडियम में भी ये ट्रैवल कर सकती है, ये मीडियम को भी क्रॉस कर जाती है। ठीक है, एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक ही टाइम पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ठीक है, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में चलते हैं। ये देखो, अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऑरेंज वाला, तो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में कितने का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, और जिस डायरेक्शन में जाती है वो भी परपेंडिकुलर होता है। इसको ऐसा समझ सकते हो तुम, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, मैग्नेटिक फील्ड z में है, लेकिन इनका प्रोपोगेशन किस में आ रहा है, x में। वाइस वर्सा आप कुछ भी डाल दो, अगर ये x और y प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो z में जा रही होगी। ठीक है, और x और z में होगी तो ये y में ट्रैवल करके जा रही होगी। तो ट्रैवलिंग का डायरेक्शन इन दोनों के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर, तो तीन डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही ये चलेंगे। ठीक है, और ये कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैथमेटिकली। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट मैथमेटिकली E इक्वल्स टू, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, है ना, हमने जो डायरेक्शन लगा रखा है, जो डायग्राम बता रखा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देख के क्या पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, y डायरेक्शन में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बन जाएगी ई वाई जे कैप, जे कैप बता रहा है कि मैं y डायरेक्शन में हूं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, जहां पर आपके पास में ई नॉट जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहाँ पे पीक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट। ठीक है, साइन रेशियो ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, जहां पर के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा तुम्हें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, एक्स डिस्टेंस होती है कि वेव कितना ट्रैवल करके जा रही है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास में एक्स हो गया। ठीक है, और टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, वेव के ट्रैवल करने का टाइम। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, के की जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू, सब डालोगे तो 2 पाई को कॉमन निकालोगे तो आपको नई इक्वेशन और मिल जाएगी। आप लोगों के इसके डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, आपको क्या करना है, इसको याद करना है, ये दो इक्वेशन जहां पर के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू याद रखना। बता दूं, लैम्डा जो होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेवलेंथ, और म्यू न्यू जो होता है वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो वेव चल रही है। ठीक है, देखो, और एक और बात, ई एक्स और ई जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। डायग्राम में पता पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ वाई में ट्रैवल कर रहा है, चलने की दिशा अलग है बट वैल्यू जो है इसकी किसमें है, वाई में। तो ई वाई, ई एक्स और ई जेड हमारे यहाँ पे 0 होगा। सिमिलरली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में चल रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी जेड, के कैप से दिखा दिया, फॉर्मूला होगा बी नॉट साइन ओमेगा, सॉरी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सेम टू सेम ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया वैसा ही है ये। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और बता दो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
एक्स और वाई में 0 है लेकिन वो जेड में चल रहा है, ठीक है। और बस यही है, इक्वेशंस आपको याद रखनी है ई वाई जे कैप और ई बी जेड के कैप के बारे में, ठीक है। एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट, इन दोनों का रेशियो हमें एक नई क्वांटिटी देता है जिसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ई नॉट और बी नॉट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो जिनका रेशियो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हमें स्पीड ऑफ लाइट देता है। आप स्पीड ऑफ लाइट को ये भी लिख सकते हो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पर म्यू नॉट परमिएबिलिटी है और ई नॉट क्या है अपने पास में, परमिटिविटी है, ठीक है। तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती कैसे है, इनका सोर्स क्या होता है, चलो देख लेते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज एज अ सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, सोर्स होता है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करेगा और एक्सेलरेट करके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एन एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। कंसीडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली विद द टाइम, एक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हार्मोनिकली मतलब कि बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशंस के थ्रू, जैसा होता है ना, जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, वैसे कंसीडर करो कि एक चार्ज पार्टिकल है ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली विद द टाइम, दिस चार्ज प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन नेबरहुड्स, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा पड़ोस में, ठीक है। दिस फील्ड इन टर्न प्रोड्यूस अ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरहुड। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस बिकॉज द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ईच अदर। अगर चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, बट वो मैग्नेटिक फील्ड वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और हमारी वेव बनती रहेगी। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Hence an electromagnetic wave originates from oscillating charge, तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऑसिलेट होता है किससे, ऑसिलेट किससे होता है, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी, तो आपको आंसर देना है मोमेंटम होता है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उनके पास में रहती है क्योंकि वो मोशन भी कर रहा है तो कभी कोलाइड भी करेगा, तो उस कंडीशन में उसके पास में एनर्जी और मोमेंटम दोनों रहेंगे। तो ये नोट जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कभी कभी इसके बारे में, ठीक है। अब बेटा आपके पास में आ रहा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द एनर्जी इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस, किसी स्पेस का एक रैंडम वॉल्यूम अज्यूम करो, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे लगने वाली टोटल एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। सिंपल भाषा में बात करें तो एनर्जी इन अ यूनिट वॉल्यूम की बात होती है, हर पर यूनिट पे कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है आपका, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो एनर्जी कितनी बढ़ेगी घटेगी उसकी बात हो रही है, तो उसे हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्पेस थ्रू विच द वेव ट्रैवल, वेव जिस भी स्पेस में ट्रैवल कर रही है उसके वॉल्यूम के ऊपर लगने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। तो आपको ये एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। हमारे लिए इनके डेरिवेशंस वगैरह मैटर नहीं करते हैं, पहले ही चैप्टर 3-4 मार्क्स का है और ऊपर से इनके डेरिवेशंस भी अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। और अब मैंने बोला ना, अगर एनर्जी कैरी करता है तो वो साथ में क्या कैरी करता है, मोमेंटम कैरी करता है बच्चों, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो होता है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये यू जो है वो हमारी एनर्जी है और ये सी जो है हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट है। तो एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम मिल जाएगा, डन। और एनर्जी एब्जॉर्ब सरफेस पे कितनी हो रही है उसकी बात होती है। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाके किसी दीवार से टकरा गई
और उस दीवार ने ना सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो वही उसी एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। आपको यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला मिल जाएगा। मोमेंटम की डेफिनेशन तो तुम्हें भी पता है कि अगर किसी के पास मास और किसी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या है, मोमेंटम है। P इक्वल टू एम वी, जो क्लास 11 में पढ़ गया है। बट यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला अलग है, बाकी डिफाइन और डेफिनेशन भी वैसी ही है। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको लगा लो आप इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपके लिए क्रूशियल टॉपिक है। तो देखो, सारी प्रॉपर्टी याद करनी है। 12 लिखवा रहा हूँ, 12 13 या 10 के आसपास अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दो पढ़ के चले जाओ और वहां पे एक दो लिख दो। प्रॉपर्टीज सारी याद करनी है। चैप्टर में पहले ही वेटेज कम है और ऊपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वहां फंस जाओगे आप, तो ध्यान रखना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जो सोर्स वाली बात कही थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से बनता है, वही हम लिख देंगे प्रॉपर्टी में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटेड चार्ज से। दूसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। इनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैकेनिकल वेव्स नहीं होती हमारी। मैकेनिकल वेव्स का मतलब इनको पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारी साउंड वेव्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं पड़ती है, इस वजह से ये नॉन मैकेनिकल है और मीडियम में भी जा सकती है और बिना मीडियम के भी ये ट्रैवल कर सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। दिस मींस दैट द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड प्रोपोगेशन वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात मैंने अभी बताई थी। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड y में और मैग्नेटिक फील्ड z में, तो वो जाएंगे किस में, x में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x में, y में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जाएंगे किस में, z में। तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद द स्पीड व्हिच इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये जिस स्पीड से ट्रैवल करते हैं वो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के लगभग बराबर होती है, 99.99%। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पूरा के पूरा ट्रैवल करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लेस देन द स्पीड इन अ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, दैट इज v इज लेस देन c इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी मीडियम में ट्रैवल कर गई, ठीक है, तो वहां पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। वैक्यूम में उसकी स्पीड रहेगी हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन अगर वो मीडियम में चला जाए तो वो उसका वेरिएशन आ सकता है कि 2.99 इंटू, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। तो मीडियम में वो हमेशा लेस होती है, यहाँ लिखा हुआ है v इज लेस देन c। ठीक है, अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाए तो उसका एक रिलेशन भी दे रखा है कि म्यू नॉट इक्वल टू सी बाई वी होता है। मैं 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डाल दूं यहाँ c की जगह, यहाँ पे डाल दूं 1/एप्सिलॉन नॉट। देखो, स्पीड का फॉर्मूला 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। बट अगर मीडियम की बात करूंगा तो मैं इसको ओनली म्यू और एप्सिलॉन रखूंगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड वगैरह मार देंगे तो हमारे पास में जो रिलेशन आएगा बच्चों, जो हमारे पास रिलेशन आएगा, म्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर म्यू आर। तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, कम हो जाएगी। छठी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास दोनों कंपोनेंट होने की वजह से एक तरह से ये न्यूट्रली बिहेव करती है। तो ये वेव्स डिफ्लेक्ट नहीं होती है किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन शो द इंटरफेरेंस पैटर्न, डायफ्रैक्शन पैटर्न एंड कैन आल्सो बी पोलराइज। आगे आने वाले चैप्टर 10th में मैं आपको इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो वहां पे पता पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब फिनोमिना को शो करती है। चलो, आठवीं प्रॉपर्टी, द एनर्जी डेंसिटी, जो अभी बात करी थी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, राइट, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, इससे दी जाएगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, जहां पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है वो म्यू ही है, मतलब एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये है एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड हमें स्पीड ऑफ लाइट देता है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, bc।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की जितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी उतनी ही होती है। इस बात का ध्यान रखना, फॉर्मूला बदल जाने से उनकी वैल्यूज नहीं बदलती है इस केस में। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में द एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव म्यू इक्वल्स टू दिस एंड दिस। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब और प्रॉपर्टी देखते हैं। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यहां से एक नई टर्म आ गई आपके पास में, इंटेंसिटी। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल देना। क्या है एनर्जी, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम में, और वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। डन। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, आई इक्वल्स टू एनर्जी एनर्जी मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो आई इक्वल्स टू एनर्जी मल्टीप्लाई बाय सी। डन। 11वां पॉइंट, लाइक अदर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। दूसरी वेव्स की जैसे इनके पास भी एनर्जी और मोमेंटम रहता है। फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एनर्जी प्रोपोगेटिंग विद द स्पीड c हैज अ लीनियर मोमेंटम, जहां पे मोमेंटम का फॉर्मूला म्यू बाय c से दिया जाएगा, जो अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। The force exerted by the electromagnetic wave on a unit area of speed of a surface is called radiation pressure. जब भी किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन प्रेशर। आप उसको फोर्स समझ के भी पढ़ सकते हो कि उसे फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला जो है, इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल सरफेस इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब, पूरी की पूरी उस सरफेस पे जाके वो कंप्लीटली उससे क्या हो गई, एब्सॉर्ब हो गई, देन द एनर्जी डिलीवर्ड इज यू, और मोमेंटम जो होगा उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, और ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। चलो, अब आ रहा है बच्चों आपके पास में सबसे इजी टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनको समझना नहीं, इनको बस याद करना होता है। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, the orderly distribution of electromagnetic waves in accordance with their wavelength और frequency। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ऑर्डरली अरेंज किया गया है। ठीक है, इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप में, एंड हैविंग द वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अलग वेवलेंथ अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको ऑर्डरली ग्रुप में एडजस्ट करके उनके यूजेस के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ अलग हो सकती है, और उन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है, उन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेव्स जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स का मतलब होता है उसके पार्ट्स ही है, एक्चुअल में है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जहां पर हमारे पास में आ रही है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन और एफएम रेडियोस, एएम रेडियोस, लॉन्ग रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इतने टाइप की हमारे पास में रेज आती है, बट मेजरली जो है हमारे पास में मैं बात करता हूँ वो बता देता हूँ। गामा रेज होती है मेजर, एक्सरे होती है, यूवी रेज होती है, विजिबल होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है, और एंड में क्या आता है, ये पूरा ग्रुप जिसको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, मैं अभी एक एक के बारे में बताऊंगा, बट तुम लोगों को ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि विजिबल रे होती है, इसकी वजह से हमें दिखता है। ठीक है, और विजिबल के अंदर हमारे पास में 7 कलर होते हैं, तो वो भी तुम्हें पता है, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और इनको अच्छे से याद करना। वैसे मैं 1 बाय 1 करके इन सब के बारे में पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले जो आता है वो है रेडियो वेव्स। क्या होती है रेडियो वेव्स, देखो, इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। इट सोर्स हैज अ एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ चार्जेस इन अ वायर्स के अंदर अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन करवाए चार्जेस का, एंड ऑसिलेटिंग सर्किट्स वगैरह जहां पे वाइब्रेशंस वगैरह हो रहे हैं सर्किट्स के अंदर, वहां से इलेक्ट्रो रेडियो वेव जनरेट होती है। इनका यूजेस देखो, इट इज यूज्ड इन अ रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वहां पे यूज होती है। वेवलेंथ याद रखनी है आपको कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रेंज होती है 600 मीटर से लेकर 0.1 मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 हर्ट्ज से लेकर 10 टू दी पावर 9 हर्ट्ज। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे क्या है, लो है।
लेकिन हमारी वेवलेंथ जो है इसकी सभी वेव्स में सबसे ज्यादा है, तो कह सकते हो हाई वेव्स होती है इसकी। ठीक है, अब माइक्रोवेव इससे थोड़ी कम वेवलेंथ वाली आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी थोड़ी बढ़ी हुई आती है। सो इट सोर्स इज अ ऑसिलेटिंग करंट। ऑसिलेटिंग करंट से बनता है ये इन अ वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लिस्ट्रॉन्स एंड गन डायोड्स के अंदर ये क्रिएट होता है। इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ठीक है, रेडार सिस्टम और इन सब में, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और माइक्रोवेव ओवंस में हम इसको यूज करते हैं। जो तुम पिज्जा खाते हो बढ़िया बढ़िया, वो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स की वजह से बनते हैं। वेवलेंथ रेंज इसकी होती है 0.3 मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी 10⁻9 हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक। डन। अब बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है? इट्स अ सोर्स इज अ हॉट बॉडीज। इंफ्रारेड रेज थोड़ी और बड़ी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी में आती है, बट वेवलेंथ इसकी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था ये बनती कैसे। इट्स अ सोर्स इज अ हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स एंड इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, गरम गरम बॉडीज, जैसे कि लोहे को गरम होते हुए देखा होगा, लाल कलर का हो जाता है एकदम, उस समय उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे होते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द थर्मल रेडिएशन। इनका नाम दूसरा थर्मल रेडिएशन, या फिर इनको आप हीट वेव्स भी बोल सकते हो। इट इज यूज्ड इन अ ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट वार्म। पौधों को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस में यूज करते हैं। इन रिमोट कंट्रोल टॉयज वगैरह, टीवी वगैरह हो गया, ठीक है, इन सब में यूज होता है। इन हेल्थ फोटोग्राफी और इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया वगैरह तो ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी एटम मटेरियल वगैरह का पता करने के लिए। एंड इन रीडिंग द एंशिएंट सीक्रेट टेक्स्ट, कहीं पे किसी पर्टिकुलर सीक्रेट टेक्स्ट को लिख रखा हो किसी इंक वगैरह से, तो उसको पढ़ने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 5 × 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻6 मीटर तक। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी होती है 10⁻11 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है, विजिबल तो पता ही है, इससे हम देख सकते हैं। इट्स अ सोर्स इज अ रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स। एक्साइटेड एटम से बनता है। आयनाइज गैस में हम क्या करते हैं, आयनाइज गैस के अंदर अगर हम रेडिएटेड एटम्स को डाल देते हैं जो एक्साइटेड होते हैं, तो वहां पे हमारे विजिबल बनेगी। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अराउंड अस एंड कैन कॉज द केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी इसकी मदद से करवाई जा सकती है। वेवलेंथ रेंज इसकी होती है 8 × 10⁻⁷ मीटर टू लेकर 4 × 10⁻⁷ मीटर्स तक। फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो चुकी है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। अब अगली जो वेव आ रही है उसमें हमारी वेवलेंथ और डिक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो रही है, वो है यूवी रेज। इट्स सोर्स इज अ हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, हाई वोल्टेज पे हम चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं किसी ट्यूब को। वो ट्यूब कोई भी टाइप की हो सकती है, गन डायोड से क्लिस्ट्रॉन हो सकता है। तो उस कंडीशन में इसका सोर्स में हाई वोल्टेज से ये बनती है, या फिर कह सकते हो सन, हमारा जो सूरज है उससे भी ये आती है। तो इट इज यूज्ड इन अ फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग। ज्यादा देर अपन इसकी रेडिएशन में नहीं रह सकते हैं, नुकसानदायक होती है अपने लिए। फूड प्रिजर्वेशन में अपने लिए काम आती है। वेवलेंथ रेंज इसकी होती है 3.5 × 10⁻7 मीटर से लेकर 1.5 × 10⁻⁻7 मीटर्स तक। और फ्रीक्वेंसी रेंज आप मान लो कि 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 10⁻17 हर्ट्ज तक रहेगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में लास्ट की दो बची है वेव्स। एक एक्सरे है जिसकी फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो गई है और वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। तो एक्सरे के बारे में बात करते हैं कि इट्स अ सोर्स इज द अब्रप्ट डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सडनली किसी एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है उसको एकदम सडनली रोक दो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सडनली रोकने से बाय अ मेटल, मेटल के ऊपर गिराने से वहां पे एक्सरेज बनती है। इट इज यूज्ड इन अ मेडिकल डायग्नोसिस, सबको पता है मेडिकल्स में यूज होता है। इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, डायमंड वगैरह हो गया, कुछ नॉर्मल टाइप के क्रिस्टल हो गए, उनको पढ़ने के लिए। इन अ रेडियोथेरेपी टू क्योर द स्किन डिजीजेस, स्किन वगैरह की रेडियोथेरेपी में काम आता है। टू डिटेक्ट द एक्सप्लोसिव डायमंड्स, गोल्ड वगैरह, इन सबको पता करने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। इसकी वेवलेंथ रेंज याद रखना 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻11 मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक्सरेज। फिर आती है हमारे पास में गामा रेज। गामा रेज की बात करें, इट्स सोर्स इज द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में बनता है बच्चों। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर वगैरह में काम आता है, उनको रिमूव करने के लिए। इनिशिएटिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस,
न्यूक्लियर रिएक्शंस को चालू करने में काम आता है, प्रिजर्विंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इन सब के लिए ये यूज होता है। और वेवलेंथ की बात करें तो 10⁻14 -14 मीटर टू 10⁻10 मीटर, और फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी 10⁻+18 टू 10⁻22 हर्ट्ज। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है, रेडियो वेव्स जो होती है, रेडियो वेव से ऑर्डर जो है वो किसकी तरफ आ रहा है, गामा रेज की तरफ आ रहा है, जहां पर रेडियो वेव सबसे हाई वेवलेंथ की होती है, हाई वेवलेंथ, और ये जो होती है सबसे लो वेवलेंथ की होती है। ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे लो होती है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। तो इस ऑर्डर में हमें ये पढ़नी है। ठीक है, आप इसका ये जो आपके पास में एक ये दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफी छोटा चैप्टर था, काफी इजी चैप्टर था, लेकिन इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों एक लाइक, एक कमेंट और शेयर तो बनता ही है, और साथ साथ में अभी आपने अगर वीडियो एंड तक देखी तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और टेक केयर योर सेल्फ, अच्छा खाना खाइए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे और एग्जाम अच्छे से दे सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।